रात के करीब 10 बज रहे थे। मोहल्ले के ज़्यादातर घरों में खाना खाने के बाद लोग अपने अपने कमरों में सो जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गली के आखिरी मकान से आती हुई आवाज़ें आसपास के घरों तक साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा राजेश, कभी नहीं। और तुम्हें कभी दिखेगा नहीं कि मैं इस घर के लिए क्या करता हूँ बीना। ये आवाज़ें उस घर से आ रही थी जिसके बाहर एक पुरानी सी नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था राजेश वर्मा, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग। दरवाजे की दरारों से रोशनी बाहर छन रही थी और उसी रोशनी में उस घर का दर्द भी बाहर रिस कर आ रहा था। घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरे में बंद बैठी थी मानसी। बीना की बेटी थी। उम्र थी उसकी लगभग 19 साल। वो अपने कानों पर हाथ रख लेती थी, लेकिन आवाज़ें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके गाल भीगे हुए थे। यह पहली बार नहीं था। पिछले कई महीनों से लगभग हर दूसरे दिन यही ड्रामा होता था। कभी किसी छोटी बात से बात शुरू हो जाती थी, कभी किसी बड़े मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती थी। आज का झगड़ा शुरू हुआ था एक बिजली के बिल को लेकर। बीना पूरे दिन एसी चलाया करती थी और बिल आया था 6,000 रुपये। राजेश ने जब बिल देखा तो उसने बस इतना कहा कि इतनी गर्मी नहीं है अभी, एसी थोड़ा कम चलाया करो। बस इतनी सी बात थी, लेकिन बीना ने इसे इस तरह लिया जैसे राजेश ने उसका बहुत बड़ा अपमान कर दिया हो। मानसी से जब और नहीं रहा गया तो वह नीचे उतर आई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। राजेश की आंखें लाल थी और बीना के होंठ कांप रहे थे। मानसी ने बीच में आकर दोनों को देखा और फिर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मम्मा, पापा, अगर आज के बाद एक बार भी इस तरह झगड़ा हुआ तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। दोनों एक पल के लिए रुक गए। बीना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मानसी ने उसे बोलने नहीं दिया। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। वह वापस ऊपर चली गई। राजेश और बीना दोनों खड़े रहे। दोनों के बीच जो आग थी वो कुछ देर के लिए शांत हो गई थी, लेकिन उसकी राख अभी भी हवा में तैर रही थी। राजेश धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और पलंग के किनारे पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में अपना चेहरा छुपा लिया। बाहर पंखे की आवाज़ आ रही थी। पड़ोस के घरों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और फिर सब शांत हो गया। राजेश की आंखों के सामने एक पुरानी तस्वीर उभर आई। करीब 15 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक मिडिल क्लास परिवार रहता था। घर में बूढ़े पिताजी थे जो कभी एक सरकारी स्कूल में मास्टर हुआ करते थे, अब रिटायर हो चुके थे। माँ जो घर संभालती थी और 2 बेटे थे। बड़े भाई सुरेश जो एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करते थे और छोटे राजेश जो उन दिनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। राजेश होनहार था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्च पूरे परिवार को मिलकर उठाना पड़ रहा था। पिताजी की पेंशन छोटी थी, भाई सुरेश की तनख्वाह भी उतनी नहीं थी। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। पिताजी कहते थे, राजेश अगर इंजीनियर बन गया तो हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और राजेश ने उन्हें निराश नहीं किया। उसने इंजीनियरिंग पास की, फिर राज्य की सरकारी परीक्षा दी और लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। उस दिन घर में जो खुशी थी वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। पिताजी ने मंदिर में दिया जलाया। माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू और मिठाई बांटे, लेकिन उस खुशी को नज़र लगते देर नहीं लगी। नौकरी लगने के 1 साल के भीतर ही
राजेश की शादी की बातें शुरू हो गई। रिश्ते भी आने लगे क्योंकि सरकारी नौकरी का जमाना था। घर वालों ने एक लड़की देखी, शहर के एक व्यापारी की बेटी। नाम था सुमित्रा। देखने में सुंदर, बोलने में बहुत मधुर। राजेश को पसंद आई वो लड़की और घर वालों को भी पसंद आ गई। सगाई भी हो गई। लेकिन शादी से 3 महीने पहले एक खबर आई जिसने राजेश की दुनिया ही पलट दी। पता चला कि सुमित्रा का किसी और से रिश्ता था, एक लड़के से जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। सुमित्रा के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने जल्दी जल्दी उसकी शादी करवाने की कोशिश में राजेश का रिश्ता पकड़ लिया था। राजेश के घर वालों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत सगाई तोड़ दी। राजेश उस वक्त टूट जरूर गया था, लेकिन उसने अब खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि वो किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करेगा। साल बीतते गए, राजेश अपने काम में डूबा रहा। इसी बीच पिताजी की तबीयत बिगड़ती चली गई। बरसों पुरानी शुगर की बीमारी थी जिसे वे छुपा रहे थे। जब तक असलियत सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सुबह राजेश के पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए। घर की जिम्मेदारी राजेश के कंधों पर आ गई। माँ की देखभाल, भाई सुरेश की आर्थिक मदद, घर का खर्च सब राजेश देखने लगा। लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। इसी दौरान एक रोज उसे एक सरकारी कार्यक्रम में जाना पड़ा। वहाँ एक महिला थी जो व्यवस्था देख रही थी, शांत, समझदार और आत्मनिर्भर। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो राजेश ने उसे चाय का न्योता दिया। वो महिला थी बीना। बीना की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में उसके पति चल बसे थे। बीना के पास थी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम था मानसी और एक टूटा हुआ भविष्य। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने जिला परिषद में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे नौकरी मिल भी गई। उसने अकेले ही मानसी को पाला पोसा था। राजेश और बीना की उस दिन करीब 2 घंटे बातें हुई। राजेश को लगा जैसे उसे वो इंसान मिल गया जिसे वो बरसों से खोज रहा था। बीना में वह दिखावा नहीं था जो सुमित्रा में था। वो सीधी थी, सच्ची थी और जिंदगी की कठिनाइयों को पहचानती थी। घर आकर राजेश ने माँ को सब बताया। माँ पहले थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि बीना पहले से एक बच्ची की माँ थी, लेकिन राजेश ने उन्हें समझाया, माँ, मैं बीना को पसंद करता हूँ और मानसी को भी अपनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। शादी हो गई बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना किसी बड़े दिखावे के। उस दिन बीना की आंखों में जो चमक थी वो राजेश ने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है और जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। राजेश को उस रात यह समझ नहीं आया था। आज 15 साल बाद वो बंद कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर कहाँ चूक हो गई। कब वो बीना जो उसे आसमान की परी लगती थी वो आज अनजान इंसान बन गई है। ऊपर से मानसी की आवाज़ आई। वो रो रही थी, शायद अकेले में रो रही थी। राजेश ने कमरे की छत की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। शादी के बाद के पहले कुछ महीने किसी सपने जैसे थे। राजेश का घर पहले सूना सूना लगता था। माँ अपने कमरे में रहती थी। राजेश दफ्तर से आता था तो खाना खाकर सो जाता था। घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। लेकिन जब से बीना और मानसी आई थी उस घर में जैसे जान आ गई थी। सुबह रसोई से खाने की खुशबू आती थी। मानसी की हंसी पूरे घर में गूंजती थी। बीना का गुनगुनाना रसोई से सुनाई देता था। राजेश की माँ को बीना से धीरे धीरे लगाव हो गया था। बीना उनकी दवाइयाँ वक्त पर देती थी, उनके पैर दबाती थी, उनसे पुरानी बातें पूछती थी। माँ कहती थी
कि बीना में एक परिपक्वता है जो उम्र में से नहीं बल्कि तकलीफ से आती है और धीरे धीरे सीखती है। मानसी को राजेश ने धीरे धीरे अपना लिया था। पहले वह उन्हें राजेश अंकल कहकर बुलाती थी। एक दिन राजेश उसे स्कूल छोड़ने गया था। गेट पर पहुंचकर मानसी ने पलटकर देखा और बोली, पापा शाम को जल्दी आना। राजेश वहीं रुक गया। मानसी अंदर चली गई, लेकिन राजेश की आंखें भर आई थी। उसने उस दिन दफ्तर में किसी को नहीं बताया, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुआ था क्योंकि पहली बार मानसी ने उसे पापा बोला था। यही वो दिन था जब राजेश ने सोचा था शायद जिंदगी ने उसे जो दिया है वो वाकई में बहुत कीमती है। लेकिन खुशियां हमेशा अपने साथ एक अदृश्य घड़ी लेकर आती है जो एक उल्टी चलने वाली घड़ी होती है। शादी के करीब 6 महीने बाद एक शाम राजेश दफ्तर से लौटा तो बीना की आंखें सूजी हुई थी। वह लगता था बहुत रोई थी। राजेश ने पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ, बस सिर दर्द कर रहा है। लेकिन राजेश को लगा कि बहुत कुछ शायद बीना उससे छुपा रही है। रात को जब माँ सो गई और मानसी अपने कमरे में होमवर्क करने चली गई तो राजेश ने बीना का हाथ थामकर पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ? बीना पहले चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज माँ ने मुझसे कहा कि घर में एक नौकर रख लो। अकेले सब काम कर पाना मुश्किल है, तुम भी थोड़ा आराम कर लोगी। राजेश को समझ नहीं आया कि इसमें रोने वाली क्या बात है। उसने बीना से पूछा, तो इसमें गलत क्या है? माँ ने तो तुम्हारी परवाह ही किया है। बीना ने नजरें नीची कर ली। राजेश, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे सोचती है। मतलब क्या उन्हें लगता है कि मैं ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ? राजेश ने उसे समझाया। उसने कहा कि माँ की भावना गलत नहीं थी, वो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। बीना ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन राजेश को लगा कि बात उसके मन में बैठ गई है। यह पहली दरार थी, इतनी बारीक कि दिखती नहीं थी, लेकिन थोड़ी दरार बन गई थी। उन्हीं दिनों राजेश के दफ्तर में एक नई योजना आई थी। सरकार जिले में एक बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू करने वाली थी और राजेश को उस परियोजना का प्रभारी बनाया गया था। यह उसके करियर का एक बड़ा मौका था, लेकिन इसके साथ आई एक परेशानी भी थी। परियोजना का मुख्य ठेकेदार था रमाकांत सेठ। जिले में उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, राजनेताओं से उसके संबंध थे। रमाकांत ने पहले ही दिन राजेश के दफ्तर में आकर एक लिफाफा मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, ये बस एक छोटी सी भेंट है, आगे भी सहयोग बना रहेगा। राजेश ने वो लिफाफा उठाया और बिना खोले वापस रमाकांत की तरफ सरका दिया। सेठ जी, काम अच्छा करिए, समय पर करिए, भेंट की कोई ज़रूरत नहीं। रमाकांत की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो लिफाफा उठाकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक नज़र राजेश पर डाली जो राजेश को भीतर से बेचैन कर गई। घर आकर राजेश ने बीना को यह बात बताई। बीना ने सुना और थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, राजेश, तुमने ठीक किया, लेकिन ऐसे लोग बदला लेते हैं, संभल कर रहना तुम। उस दिन राजेश को अच्छा लगा था कि बीना उसे समझती है, लेकिन यह बीना शादी के शुरुआती महीनों वाली बीना थी। आने वाले दिनों में बीना अलग थी। करीब 1 साल बाद बीना के दफ्तर में एक नई सहकर्मी आई। नाम था शोभा। शोभा तेज तर्रार थी, शहरी तौर तरीकों वाली और हमेशा अपनी बात को सही साबित करने में माहिर थी। उसके पति एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर थे। शोभा बड़ी बड़ी बातें करती थी, महंगे कपड़े पहनती थी और हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाती थी। बीना और शोभा की दोस्ती हो गई। पहले तो राजेश को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। बीना का जिले में ज़्यादा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन धीरे धीरे राजेश ने महसूस किया कि बीना बदल रही है।
एक दिन बीना ने खाने के मेज पर कहा, राजेश, शोभा और उसके पति पिछले हफ्ते नैनीताल गए थे। कितना अच्छा लगता है ना, साल में 2-3 बार कहीं घूम आना। राजेश ने कहा, हम भी चलेंगे कभी। इस साल माँ की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार वो ठीक हो जाए तो फिर चलेंगे। बीना चुप हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी में एक नाराजगी छिपी थी। कुछ दिन बाद बीना ने कहा कि उसे एक नई साड़ी चाहिए क्योंकि दफ्तर में एक कार्यक्रम है। राजेश ने मना नहीं किया, लेकिन जब साड़ी आई तो उसकी कीमत देखकर राजेश थोड़ा परेशान हो गया। बीना, यह तो बहुत महंगी साड़ी है। शोभा ने बताई थी दुकान, वहीं से लेने गई थी मैं। राजेश ने कुछ